हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप लोगों को यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू करवा रही थी, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम जैसे जीआईसीएलटी हो गया, यूपी पीजीटी हो गया और DSSB पीजीटी हो गया, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जहाँ पर भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये ज्योग्राफी के लिए जो है ज्योग्राफी का ही पूरा जो है सीरीज चल रही है। इसमें हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख नगर एवं भौगोलिक उपनाम। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक शहर दजला टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। ए है मोसुल, बी है किरकुक, सी है सामरा और डी है बगदाद। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, किरकुक। किरकुक शहर जो है ये दजला या टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। मोसुल हो गया, सामरा तथा बगदाद ये सब दजला नदी के किनारे पर स्थित हैं, किरकुक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। ए है सीरिया, बी है टर्की, सी है जॉर्जिया और डी है बुल्गारिया। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, सीरिया। काला सागर के तट पर सीरिया स्थित नहीं है। काला सागर के पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस, यूक्रेन, दक्षिण में तुर्की है। काला सागर के पूर्व में जॉर्जिया तथा काकेसस की पर्वतमालाएं हैं। इसका जो है ट्रिक होगा, जो काला सागर पे स्थित देश है, बर्गर, BURGER, बर्गर हो गया और टी। तो टी से हो गया टर्की, पी से हो गया बुल्गारिया, यू से हो गया बुल्गारिया, ये एक सेकेंड, बुल्गारिया हो गया, रसिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, रोमानिया हो गया, यू से यूक्रेन हो गया। तो यही होगा इसका ट्रिक, इसको याद कर लीजिए। इससे हमको जो है काला सागर के तट पर स्थित देश याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है। ए है खार्तूम, बी है पोर्ट सूडान, सी है जूबा और डी है ओमडुरमान। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, खार्तूम। व्याख्या दिया है कि सूडान की राजधानी खार्तूम श्वेत नील और नीली नील नदी के संगम पर अवस्थित है। नीली नील नदी द्वारा 3 भागों में विभाजित होने से यह एक त्रिकोणीय महासंगम बनाता है। ये 3 भाग उत्तरी खार्तूम एवं ओम दरमन से पश्चिम में एतुओं द्वारा जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन फारस की खाड़ी पर स्थित नहीं है। पहला है दुबई शहर, दूसरा है दोहा, तीसरा है बसरा और चौथा है जेद्दा। तो इसमें जो ये दिया है, तीसरा है बसरा और चौथा है जेद्दा। तो बसरा और जेद्दा जो है ये फारस की खाड़ी के तट पर स्थित नहीं है, दुबई और दोहा है। देखते हैं इसमें कौन सा आंसर दिया गया है। तो इसमें है डी वाला ऑप्शन, मतलब तीसरा और चौथा सही है कि दुबई व दोहा शहर जो हैं वो फारस की खाड़ी के किनारे स्थित हैं, जबकि जेद्दा लाल सागर के तट पर व बसरा जो है सतल अरब नदी के तट पर स्थित शहर है। फारस को खाड़ी के किनारे स्थित देश को नहीं होगा, की होगा। फारस की खाड़ी के किनारे स्थित देश इराक, ईरान, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब और कतर हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ नगर दिया है, दूसरी तरफ नदियाँ दी गई हैं, इनको आपस में मिलाना है। पेरिस, किंशासा, बैंकॉक, असंसियन, पराग्वे, चाओ फ्राओ, जायरे, सीन। तो इसमें जो है पेरिस को हम लोग मिलाते हैं, पेरिस जो है सीन नदी के तट पर होगा। तो और उसके बाद जो है किंशासा जो है ये जायरे के किनारे पर होगा। बैंकॉक ये जो है चाओ फ्राया नदी के तट पर, और असंसियन जो है पराग्वे। तो इसमें जो है 4, 3, 2, 1, तो यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा। देखते हैं इसमें, पेरिस जो है सीन नदी के तट पर है, किंशासा जायरे या कांगो, बैंकॉक चाओ फ्राओ और असंसियन जो है ये पराग्वे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित युगों में से किसका सुमेल नहीं है। इसमें पूछा है किसका सुमेल नहीं है। ओरोविले जो है पांडिचेरी, बैकानूर यूक्रेन, बांडुंग इंडोनेशिया और बट्टी कालोआ श्रीलंका। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है बैकानूर यूक्रेन दिया है, यही गलत है, मतलब ये सुमेलित नहीं है। देखते हैं इसमें, ओरोविले जो है ये पांडिचेरी हो गया, बैकानूर जो है कजाकिस्तान हो गया, बांडुंग हो गया इंडोनेशिया, भट्टी कालोआ जो हो गया ये श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। तो इसमें ए है ऑस्ट्रिया में, बी है फ्रांस में, सी है इटली में और डी है स्पेन में। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, इटली में। व्याख्या है इसका कि इटली में स्थित
पीसा की मीनार अपने अक्ष से झुकी हुई है। एफिल टावर जो है वो फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है। ए है नॉर्वे, बी है जापान, सी है ब्रिटेन और डी है फिनलैंड। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, जापान। उपर्युक्त देशों के भौगोलिक नाम इस प्रकार दिए हैं, इनको याद कर लेते हैं। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। जापान को उगते सूर्य का देश या सूर्योदय का देश या निप्पन कहते हैं। ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहते हैं और फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। ए है कैलिफोर्निया, बी केंटुकी, सी मोंटाना और डी टेक्सास। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, केंटुकी। इसकी व्याख्या दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो केंटुकी राज्य को ब्लू स्टेट नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य को, कैलिफोर्निया जो है इसको फिल्म नगरी या हॉलीवुड कहा जाता है। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किसी विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इसमें क्यूबा होगा, सी ऑप्शन सही है, क्यूबा। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा की उष्ण एवं नम जलवायु जो होती है ये गन्ने के उत्पादन के लिए उत्तम है। यहाँ का हवाई द्वीप गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में विश्व के प्रथम श्रेणी में स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसमें है ए नागोया, बी टोक्यो, सी सेंडई और डी ओसाका। तो डी ऑप्शन सही होगा, ओसाका। व्याख्या है इसका कि पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ओसाका को कहा जाता है। यह जापान में वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। मैनचेस्टर इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र रहा है। अगला क्वेश्चन है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। ए अदाना, बी अंकारा, सी इस्तांबुल और डी इजमीर। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, इस्तांबुल। एक सेकेंड, सी सही है इसमें, इस्तांबुल। इसकी व्याख्या है कि टर्की का इस्तांबुल नगर को पश्चिम का द्वार कहा जाता है। तुर्की का 98% भाग एशिया महाद्वीप में और 2% भाग यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यह दोनों महाद्वीप का प्रवेश द्वार है। इस्तांबुल 3 ओर से मरमरा सागर, वस्तारोस जलसंधि एवं गोल्डन हॉर्न जैसी जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में, नाइजीरिया में, यूनान में, तुर्की में। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा, मिस्र में। इसकी व्याख्या है कि राजाओं की घाटी मिस्र में अवस्थित है। मिस्र अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए जाना जाता है। गीजा पिरामिड परिसर और महान स्फिंक्स जैसे प्रसिद्ध स्मारक यहीं स्थित हैं। मिस्र जो है वो पुरातात्विक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ के शासक को फ़ारो नाम से जाना जाता था। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आगे हम लोग का आ जाता है भूगर्भिक, टॉपिक ही अलग है। इसमें है भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। ए कार्बन डेटिंग, बी जर्मेनियम डेटिंग, सी यूरेनियम डेटिंग और डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, यूरेनियम डेटिंग। व्याख्या दिया है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी अफ्रीका और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, उत्तरी अमेरिका, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का नहीं, अंगारा लैंड का भाग है। व्याख्या देखते हैं, कार्बोनिफेरस युग में विश्व के समस्त भूखंड एक ही स्थल खंड के रूप में था, जिसे आज हम पैंजिया महादेश के नाम से संबोधित करते हैं। पैंजिया के चारों ओर विशाल सागर था, जिसे पैंथालासा कहा जाता था। पैंजिया के उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया को लॉरेशिया या इसी को अंगारा लैंड भी कहते हैं जाना जाता था, तथा दक्षिणी भाग में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे। तो ये होगा बी पैंजिया। अब ऊपर जो हम लोगों ने व्याख्या पढ़ा है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। डायनासोर थे, इसमें ए है सेनोजोइक सरीसृप, बी है मेसोजोइक पक्षी, सी पैलियोजोइक एम्फीबियन या डी मेसोजोइक सरीसृप। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, मेसोजोइक सरीसृप। ये सब लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अन्य आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट ही होंगे।
व्याख्या दिया है कि डायनासोर एक विशालकाय सरीसृप थे जो कि मेसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत मुख्यतः जुरासिक काल में पाए गए। मेसोजोइक कल्प की अवधि 22.5 मिलियन से 6.5 मिलियन वर्ष पूर्व तक है। इसमें रेंगने वाले जीव अधिक संख्या में विद्यमान थे तथा समुद्री भागों में अधिक जमाव हुआ। इससे 3 शकों में वर्गीकृत किया गया है: ट्रियासिक, जुरासिक या क्रेटेशियस। आप लोगों को लगता होगा कि मैं ये व्याख्या पढ़ती हूँ, लेकिन इसमें जो है व्याख्या से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं जो है व्याख्या पढ़ती हूँ कि जिससे दिमाग में एक बार जाएगा तो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? ए है क्रिटेशियस युग, बी है प्लायोसीन युग, सी है प्लीस्टोसीन युग, डी है टर्शियरी युग। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग का प्रारंभ काल 10 लाख वर्ष पूर्व था। इसमें जो है 10 लाख वर्ष पूर्व में तापमान का स्तर इतने नीचे आ गया कि संपूर्ण उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, आर्कटिक और अंटार्कटिका बर्फ की एक मोटी चादर से ढक गए थे। इसलिए इस चरण को हिमयुग की संज्ञा दी जाती है। और अगर आप लोगों को हमारा ये व्याख्या पढ़ना अच्छा ना लगता हो तो प्लीज़ हमको कमेंट में बताइएगा, तो मैं आप आगे से जो है व्याख्या नहीं पढ़ूंगी। अगला क्वेश्चन है कि भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए दिया है सिलिकॉन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी कैल्शियम। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन। व्याख्या देख लेते हैं कि भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अन्य तत्व क्रमशः इसमें दिए हैं: सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सीडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम ऐसे ऐसे इसमें दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। ए है भूपर्पटी में, बी मेंटल में, सी बाह्य क्रोड में और डी आंतरिक क्रोड में। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, मेंटल में। मेंटल में पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। व्याख्या है वही बताया है कि आयतन और द्रव्यमान सर्वाधिक मेंटल में पाया जाता है क्योंकि मोटाई पृथ्वी के समस्त अर्धव्यास 6371 किलोमीटर के आधे से कम है, परंतु पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% एवं द्रव्यमान का 68% मेंटल में व्याप्त है। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता विलग करती है। ए है क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से, बी है ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से, सी है निचले मेंटल को बाह्य कोर से और डी है बाह्य कोर को आंतरिक कोर से। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, निचले मेंटल को बाह्य कोर से। इसका मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ, वही याद कर लेंगे तो आपको जो है बहुत आसानी होगी। इसको हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो याद रहेगा। तो ये ट्रिक है कमर गुल। तो ऊपर से सारी परतें आप लोग याद किए रहिए। और का से हो जाएगा कॉनराड, और माँ से हो जाएगा मोहो, आर से हो जाएगा रेपटी, और गा से हो जाएगा गुटेनबर्ग, और ला से हो जाएगा लेहमान। और ये जो है नॉर्थ टू साउथ जो है ये सारी है, कॉनराड, मोहो, रेप्टी, गुटेनबर्ग, लेहमान। इसको याद कर लेंगे कमरगुल, तो ये आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कि गुटेनबर्ग असंबद्धता निचले मेंटल को कोर से विलग करती है। मेंटल एवं अंतरतम की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। इनको विद्वान गुटेनबर्ग के नाम पर गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। इस सीमा से नीचे घनत्व में अचानक वृद्धि 5 से बढ़कर 10 हो जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में पी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि देखी जाती है। यहाँ पर इनकी गति बढ़कर 13.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। अगला क्वेश्चन फिर इसी से रिलेटेड है, मोहरोविक असंततता कहाँ स्थित है? तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही है, परपटी और प्रावार के बीच में। मतलब जो है परपटी प्रावार, तो परपटी को क्रस्ट कहते हैं और प्रावार जो होता है वो मेंटल होता है। मोहरोविक असंततता निचली क्रस्ट एवं अपर मेंटल के बीच पाई जाने वाली असंबद्धता को मोह असंबद्धता तथा निचली मेंटल एवं बाह्य क्रोड के बीच की असंबद्धता को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। असंबद्धता थोड़ा हिंदी में वो हो रहा है तो आप इसको डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भिक चक्र का भाग है? ए है कार्बन चक्र, बी हाइड्रोजन चक्र, सी जलीय चक्र और डी दिया है नाइट्रोजन चक्र। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, जलीय चक्र। व्याख्या है जलीय चक्र भूगर्भिक चक्र का भाग है। जलीय चक्र के अंतर्गत वाष्पीकरण एवं वर्षण की प्रक्रिया द्वारा जीवमंडल दो महत्वपूर्ण संघटकों स्थलमंडल एवं जलमंडल के बीच जल का सतत आदान प्रदान होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों मेटामॉर्फिक चट्टान से संबद्ध करेंगे? ए है तांबा, बी गार्नेट, सी मैंगनीज और डी पायराइट। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, गार्नेट। इसको तांबा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न इसकी व्याख्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्न विकल्प में गार्नेट और तांबा जो था वो कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है। अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों में ताप एवं दाब के कारण जो परिवर्तन हो जाता है उसे ही रूपांतरित चट्टानों का जन्म होता है। उससे मतलब रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। जैसे चूना पत्थर से संगमरमर हो जाता है, बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट हो जाता है और गैब्रो से सर्पेंटाइन बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पर ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा है। तो इसमें ये है, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो ये तो एकदम सही है। दूसरा है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। ये भी सही है। सी वाला दिया है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये वाला गलत है। और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। ये भी सही है। तो इसमें जो है ए बी डी सही है। तो इसलिए इसमें असत्य पूछा गया है, तो असत्य जो है सी वाला है, इसलिए सी वाला आंसर सही होगा। ये नदियों के जमाव से नहीं हुआ है, बल्कि ये जो है एक खड़ा कगार है जो ऐसे मतलब बना हुआ है। व्याख्या में देखते हैं, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि पश्चिमी तट की अधिकांश नदियाँ छोटी एवं तीव्रगामी हैं जो डेल्टा का निर्माण न कर ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा न होकर, देखिए यही मैं बता रही थी, एक खड़ा कगार है, ये कगार द्वारा हुआ है। जबकि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत को प्रदर्शित करता है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संगमरमर क्या है? तो ये जो है कायांतरित चट्टान है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था, चूना पत्थर जो है वो जब उसका रूपांतरण हो जाता है तो वो जो है कायांतरित चट्टान बन जाता है। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जो कि चूना पत्थर के कायांतरण का परिणाम है। यह अधिकतर कैल्साइट का बना होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का स्फटिकीय रूप है। यह शिल्प कला के निर्माण अवयव हेतु प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? इस पर स्पेशली ध्यान दीजिएगा। ए है संगमरमर, बी है क्वार्टजाइट, सी है ग्रेनाइट, डी है सिस्ट। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्योंकि आग्नेय चट्टान है। इसका व्याख्या है, ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण न होकर आग्नेय शैल के उदाहरण है। इन आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमने से होता है, अतः इसे प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। इन चट्टानों में जीवों या जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। आगे देखते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक आ जाता है पर्वत, पठारी और मैदान से रिलेटेड। अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपको हमारा ये इनिशिएटिव अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और बस, धन्यवाद।